गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सब। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज शुरू करते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन लोग यूरोप से भारत आए थे। नंबर 1 पर उन्हें पुर्तगाल थे, पुर्तगाली। नंबर 2 पर डच, तीसरे नंबर पर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी, और चौथे नंबर पर ब्रिटिश। 2 कंपनियां और आई थी, स्वीडिश और आपके डेनिश। ये बाद की दोनों कंपनियां भारत में ज्यादातर सफल नहीं हो पाई, तो इसीलिए हम इन 4 पर ही चर्चा करेंगे। कैसे कैसे ये लोग भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाया इन लोगों ने। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम पुर्तगाल से। पहले नंबर पर देखिए, पुर्तगाल को समझने से पहले हमें कुछ बातें इनसे पूर्व की करनी होंगी। पुर्तगालियों से पूर्व भारत आने की किन किन लोगों ने कोशिश की, वो देखना भी जरूरी है। देखिए, ये दक्षिणी भारत का हिस्सा, भारत का दक्षिणी हिस्सा सॉरी, और यहाँ पर हम यूरोप को ले सकते हैं, यूरोप। और ये हमने यहाँ पर अपनी सहायता के लिए अमेरिका को भी इंक्लूड कर दिया इसमें, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो भारत न आने की वजह से अमेरिका चला गया था, उसके बारे में भी जानना जरूरी होगा। देखिए, भारत, ये अरब, एक और हम यहाँ पर बनाएंगे कुछ इस तरह का हमारा अफ्रीका महाद्वीप। मेडागास्कर। चलिए शुरू करते हैं। यूरोप के अंदर, ये सारे देश यूरोप के अंदर पड़ते हैं। इनमें से एक यात्री थे, एक नाविक थे जो स्पेन के रहने वाले थे। स्पेन के, नाम था इनका क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। शुरुआत में इन्होंने भारत आने की कोशिश की कि भारत जाने का कोई समुद्री मार्ग खोजा जाए और वहां से व्यापार किया जाए। भारत के साथ साथ मुझे 2 और देश बनाने होंगे यहीं पे, हमारा पड़ोसी देश चाइना और एक और पड़ोसी देश इंडोनेशिया। देखिए, स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस और स्पेन के ही एक और बहुत ही प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, राजकुमार प्रिंस हेनरी। राजकुमार प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज में ही व्यतीत किया, लेकिन ये कभी सफल नहीं हो पाए। देखिए, प्रिंस हेनरी ने जितनी कोशिश की सभी नाकाम रही। इनके पश्चात क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रयास किया कि किसी तरह से भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की जाए, और उसी लक्ष्य को लेकर ही स्पेन से निकले। लेकिन दिशा भटकने के कारण ये भारत आने की बजाय ये उत्तर की ओर निकल पड़े, और उत्तर की ओर निकलने पर जिस स्थान पर ये पहुंचे उस स्थान को इन्होंने अमेरिका नाम दिया, और इसी कारण क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका का खोजी कहा जाता है। अमेरिका का खोजी, क्योंकि इन्होंने ही अमेरिका जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। देखिए, अब
वर्ष आया 1487 ईस्वी का। 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो दियाज, यह नाविक बड़े उत्साह के साथ भारत की खोज के लिए निकला और कुछ हद तक यह सफल भी रहा। 1487 में निकलने के पश्चात यह समुद्री मार्ग से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप तक पहुंचा और अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से हिस्से पर पहुंचने के बाद यह आगे का मार्ग नहीं निकाल पाया। आगे जाने का से कोई रास्ता नहीं मिला, जिस कारण इसने निर्णय लिया कि इसी मार्ग से वापसी हो जाऊंगा अपने देश के लिए, क्योंकि यहाँ एक काफी समय रहा लेकिन कोई भी सहायता नहीं मिल पाई। तो इसने इस स्थान को नाम दिया है कैप ऑफ गुड होप। ये इसने नाम दिया। एक नंबर में किसी भी एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम ध्यान में रखकर चलेंगे। 87 के बाद 10 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति और निकला 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से ही, और यह व्यक्ति भारत आने में सफल हो गया। देखिए, यूरोप से जिस मार्ग पर क्रिस्टोफर कोलंबस गया था कैप ऑफ गुड होप तक, यह नाविक भी इसी मार्ग से गया, लेकिन यह इससे आगे निकलने में सफल रहा और अफ्रीका और मैडागास्कर के बीच जो समुद्री संकरा मार्ग है उसको पार करते हुए यह भारत के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचा। दक्षिणी हिस्से पर भारत के जिस राज्य में यह पहुंचा वह राज्य था केरल, और जिस तट पर इन्होंने अपना जहाज रोका तट था वो मालाबार, और बंदरगाह का अगर हम नाम देखें, बंदरगाह था कालीकट। यहाँ ये व्यक्ति पहुंचा 20 मई, कुछ बुक्स के अंदर 17, 18, 19 इस तरह से भी डेट्स दी हुई हैं। डेट मेंशन 17 और 18 की कोई एक ही डेट आएगी। अगर ऑप्शन के अंदर ऐसा होगा 17, 21, 24, 23, या तो इस तरह से मिलेगा। अगर 20 होगा तो 17 नहीं आएगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि कौन सी डेट पे ये आए थे। तो आप 17 से 20 के बीच मान सकते हो। सन था 1498 भारत आने का। अब इस व्यक्ति का नाम भी जान लेते हैं, नाम क्या था। यह व्यक्ति अकेला ही जहाज में आया था अपने, और नाम था इसका वास्को डी गामा। भारत आने वाला यह पहला यूरोपीय था जो समुद्री मार्ग से आया था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय जो समुद्री मार्ग से आया। और इसी कारण इसको भारत के समुद्री मार्ग का खोजी कहा गया। इस वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग का खोजी हम इसको कह सकते हैं, खोजी। देखिए, अब भारत आने के पश्चात वास्को डी गामा ने कुछ वर्ष, लगभग 1 या 2 वर्ष यहाँ रुका। 2 वर्ष भारत रुका। भारत रुकने पर इसने पूरे दक्षिणी दोनों तटों के, जो केरल वाला तट था ये और जो मद्रास वाला तट था ये, इन दोनों तटों पर पूरा ध्यान दिया कि क्या क्या इन तटों पर हो रहा है, कौन कौन लोग व्यापार कर रहे हैं और क्या स्थिति है, तथा साथ ही साथ भारत की
जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, प्रशासक स्थिति, वो सब यहाँ से इसने डिफाइन किया और पुनः वापस अपने देश इसी रास्ते से वापस चला गया। वहां जाने के पश्चात 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इस बार यह अपने साथ लगभग 20 पुर्तगालियों को लाया था। 20 व्यक्तियों को लाया था। आप यहाँ तक कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे की, आगे क्या हुआ। मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए हम बात करते हैं भारत। तो ये लोग भारत तो पहुंच गए। भारत पहुंचने के पश्चात कैसे इन लोगों ने अपने कार्य शुरू किए, देखिए 1502 में उस समय भारत के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो भारत के तटों से व्यापार कर रही थी। यह शक्ति थी अरबी लोग। अरबी लोग भारत के दोनों ही तटों से व्यापार करते थे, इन दोनों तटों से, और सीधा अरब को कच्चा माल पहुंचाते थे। अब इस बात को देखते हुए वास्को डी गामा और उसके अन्य साथियों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना अगर हम अरब का संपर्क भारत से खत्म कर दें तो यहाँ जितना भी व्यापार हो रहा है उस सब पर हमारा ही अधिकार होगा। यह भावना उन्होंने देखी और इस भावना को देखते हुए अरब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। अरबों को परेशान इन्होंने करना शुरू किया। जैसे कि इनके जो माल लेकर जाते थे, जो जहाज माल लेकर आए थे, उन पर हमला करना शुरू किया। यहाँ जो इनके व्यापारिक अड्डे थे उनको नष्ट करना शुरू किया। यहाँ भी उस समय भारत में दक्षिण राजा जो था, दक्षिण राजा उस समय भारत में जमोरिन था। यह एक हिंदू शासक था। क्वेश्चन आ जाता है कभी हिंदू शासक था या किसी और धर्म का शासक था। यह एक हिंदू शासक था जमोरिन और वास्को डी गामा कभी अच्छे मित्र नहीं रहे, जिसका खामियाजा वास्को डी गामा को ही भुगतना पड़ा। देखिए जमोरिन को जब इस घटना का पता चला, उसने सभी पुर्तगालियों को यहाँ से बाहर का रास्ता बाहर निकलने को कहा, लेकिन पुर्तगालियों ने बाहर नहीं गए और जमोरिन से निपटने के लिए इन लोगों ने कोच्चि के राजा से समर्थन लिया। कोच्चि के राजा से समर्थन लिया और कोच्चि के राजा से समर्थन लेने के पश्चात इन लोगों ने मालाबार में
मालाबार में अपना पहला किला बनाया। चलिए अब इस किले की बात करते हैं। किला कुछ इस प्रकार का था, अर्थात आप कह सकते हैं कि व्यापारी अड्डा, यह इनका एक व्यापारी अड्डा था, जहां से लोग 20-25 लोग अंदर अंदर रहते थे। कुछ लोग माल बेचते थे और धन इकट्ठा करते थे, कुछ लोग यहाँ से माल खरीद कर उसे यूरोप में पुर्तगाल पहुंचाते थे। ये सब काम इस किले के अंदर ही होता था, इसीलिए इन लोगों ने यह किला बनाया। देखिए, किला बनाने तक की बात ठीक थी। अब इनके कुछ मकसद भी थे, दूसरे मकसद। हमने कल बात किया था, 2 मकसद थे। पहला मकसद तो व्यापार करना था, दूसरा मकसद था इनका जो मेजर फैक्ट कहा जाएगा, ईसाइयत को फैलाना, ईसाइयत को भारत में फैलाना। देखिए, व्यापार हम देख चुके हैं किस तरह से इन्होंने धीरे धीरे व्यापार की गति को बढ़ाया। अब हम दूसरा मकसद ईसाइयत को फैलाना देखते हैं। इन लोगों ने, कुछ व्यक्ति, एक ग्रुप एक ऐसा समूह, हम कह सकते हैं समूह का चयन किया, जो घर घर जाकर लोगों को ईसाइयत के बारे में बताता था और यह धर्म अपनाने की बात करता था, ताकि उन लोगों को जल्दी अपने अनुसार उनको परिवर्तन किया जा सके, अपने फायदे के लिए उनका प्रयोग किया जा सके। इसी चीज को देखते हुए जमोरिन और पुर्तगाली शासकों के बीच हाथापाई भी हुई। चलिए अब देखते हैं पुर्तगाल से कितने लोग को और किस किस समय मारा है।